ये वीडियो है खास तौर से हमारे उन कमजोर छात्रों के लिए जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी। जी हाँ, अब लिटरेचर के 19 चैप्टर कैसे कवर करेंगे और वो लिटरेचर के चैप्टर समरी में पढ़े या फिर पूरी डिटेल में, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर तैयार करने की समस्या। तो जी हाँ, हमारे बोर्ड एग्जाम में केवल लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम पूरी इंग्लिश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और 99.9% पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लास्ट ईयर जिस तरीके से 2023 में बच्चों ने धमाका मचाया हिंदी माध्यम के इस नंबर 1 चैनल पर, तो उसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम 2024 के लिए आने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेष क्वेश्चंस का समाकलन और संकलन और पूरा एक कलेक्शन लेकर आए हैं। जी हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और हिंदी माध्यम के नंबर 1 चैनल जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वो 15 महत्वपूर्ण सवाल जिनको केवल तैयार करना है और आपका 100% लिटरेचर कवर होगा। आपको कोई लिटरेचर के चैप्टर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम सिर्फ केवल आपको वो क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं कि आप अपनी बुक से किस क्वेश्चन को याद करें। लगभग आपकी किताब में ये क्वेश्चंस दिए होंगे, चाहे वो किसी क्वेश्चन बैंक में हो, चाहे वो आपकी गाइड बुक में हो, चाहे वो आपकी बुक्स में हो, टेक्स्ट बुक में हो या एनसीईआरटी की किताब में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। अगर एनसीईआरटी बुक चलती है तो आप इन 15 क्वेश्चन पर बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं और हमारे ऊपर भी, क्योंकि साहिर बाबा जिंदाबाद ये हमारा टॉपर लगा चुका है एक बार नारा, क्योंकि हमने जैसा बताया वैसा ही एग्जाम में हूबहू आया। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो बोलो बच्चों, हो जाए और खुल जाए जादू का पिटारा। चलिए देखते हैं आपके लिए पहला लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हो सकता है। टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस, पूरी इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि वो क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर से है। पहले आपके सामने दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। आपके पास फ्लैमिंगो बुक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल है ये कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। What shows you this and what does this happen? अब इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। लिखा है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज। द लास्ट लेसन चैप्टर जो कि अल्फोंसे डॉरेट के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया गया और फ्रांस के लोगों से उनकी लैंग्वेज छीन करके जर्मन के लैंग्वेज को अप्लाई कर दिया गया। जर्मन जब फ्रांस के ऊपर आधिपत्य कर लेते हैं तो लॉरेन और एल्सेस नाम के 2 शहरों पर वहां के लोगों पर बंदिशें लगा दी जाती हैं कि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर किस लैंग्वेज का? जर्मन लैंग्वेज का। तो अचानक से अगर हमारी भाषा हमसे छीन ली जाए तो फिर कैसा रियलाइज होगा। और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, जैसे कि हमसे अगर हिंदी भाषा छीन करके कहा जाए चिकिन चाओ चाओ मिकिन माओ माओ, मतलब चाइनीज लैंग्वेज भूली जाए, सो हाउ डू वी फील? जैसा हम फील करेंगे बस फ्रेंच के लोगों ने भी वैसे ही फील किया। आप उसे उठाकर लिख दीजिए। एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम 2024। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक से ही सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। फ्रांस थिंक्स will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? लास्ट ईयर हमने आपको एक सेशन में बता दिया था, इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली बताया था। 2 सेट में ये क्वेश्चन अचानक से आया कि फ्रांस ये सोचता है, जो मेन कैरेक्टर है पूरी स्टोरी का, कौन सी स्टोरी? द लास्ट लेसन, पहला ही चैप्टर है आपकी फ्लेमिंगो बुक का। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? क्या अब वो जर्मन से भी कू भी जर्मन में कराएंगे? क्या फ्रांस की लैंग्वेज सिर्फ हमसे छीनी गई है या यहाँ के जानवरों पर भी अप्लाई होगी? ये छोटा सा बच्चा फ्रांस इस स्टोरी में सोचता है। तो व्हाट डू यू थिंक? आंसर कई तरह के लिखे जा सकते हैं और खास तौर से मेंशन है आपकी किताब में द आंसर वैरी। आंसर वैरी कर सकते हैं, किसी बच्चे का कोई आंसर, किसी के बच्चे को कोई आंसर। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइए और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दीजिए। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा याद रखें, केवल 10 महीने 11 महीने जिसने दिन रात मेहनत करी है वो टॉपर ही नहीं बनेगा, बल्कि ऐसा बच्चा जिसने राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लान अप्लाई किया, वो बच्चा भी टॉपर बनता है। तो लिटरेचर के आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। हम आपको पोएम जरूर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा लिटरेचर को पढ़ाने के लिए समय चाहिए। नाउ वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल। तो डिटेल में जाने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें केवल वो बातें पता चल जाए कि हमें एग्जाम के पर्पस से कैसे करना है। जो भी गलतियां करी हैं उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। आंख बंद करके आप इन पर विश्वास करें, इसके स्क्रीनशॉट लें और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, लिख लिख करके याद करें। नहीं हो रहा है तो बोल बोल कर याद करें, नहीं हो रहा है तो बोलें, उसके बाद लिखें, नहीं हो रहा है तो लिखें,
फिर बोले, नहीं हो रहा है तो मन में याद करें, लेकिन याद जरूर करें, केवल लॉन्ग क्वेश्चंस को आप याद करके, क्योंकि हमारा वो कमजोर छात्र जो कि उन टॉपर बच्चों से बहुत पीछे है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको यह पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, तो वो उनसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। फ्लेमिंगो बुक से ही चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली एक्सप्लेन। ये लाइन पूरी इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में एकदम मेंशन है एग्जैक्टली, लेकिन इस लाइन का क्या अर्थ है, बस वो यही पूछा जा रहा है। जब अनीस जंग जो कि राइटर हैं, इस चैप्टर की जो राइटर हैं, एक इंडियन राइटर, उन्होंने ये बात कही कि सीमापुरी जो कि दिल्ली का एक पेरिफेरी है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली हमारा कैपिटल है हमारे देश की, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली बहुत दूर है वहां से, लेकिन फिर भी है तो दिल्ली। यह एक तरह से मेटाफोरिकली देखा जाए, एक तरह से उन्होंने टॉन्ट कसा है कि दिल्ली जो कि देश की या राष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद वहां पर 50 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा इलाका भी है जहां पर हजारों की तादाद में स्कैवेंजर्स या हजारों की तादाद में जो है कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त को खाने को नहीं है, तो वो मजबूरन कूड़ा बीनते हैं। कितना अजीब विडंबना है ना। तो इसी पे टॉन्ट कसते हुए अनीस जंग ने ये बात कही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मैक्सिमम 10 लाइन लिखना है आपको, हमेशा याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन पे मैक्सिमम 10 लाइन लिखिए। आपके यूपी बोर्ड में 100 वर्ड तक आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, 150 वर्ड में लिखेंगे काट दिया जाएगा, और 50 वर्ड में लिखोगे तो भी काट दिया जाएगा। तो बेहतर यह है कि 80-90 वर्ड तक ले जाएं, 9-10 लाइनें हो जाएंगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखें, और आपका आंसर 150 वर्ड से 200 वर्ड्स के बीच में लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलें। तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, क्या कहता है ये? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल सदाव साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी। तो ये स्टोरी आपके 2 मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। 2 मेन कैरेक्टर कौन है? साहिब आलम एंड मुकेश। तो साहिब आलम के केवल लाइफ स्टाइल और उसकी एक्टिविटीज के बारे में पूछा जा रहा है, और कहा जा रहा है ब्रीफली लिखिएगा अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लाइक साहिब आलम। साहिब आलम जैसे लोगों की जो लाइफ है, उनकी एक्टिविटीज, उनका डेली रूटीन, वो क्या करते हैं। तो आपने पूरी स्टोरी में देखा होगा, साहिब आलम और मुकेश बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां साहिब आलम एक तरफ जो है अपने माँ बाप के साथ कूड़ा बीनने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश जो है अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। साहिब आलम जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि माँ बाप के द्वारा कमाया हुआ पैसा काफ़ी नहीं है, तो वो खुद अपने बचपन को छोड़ करके एक दुकान पर काम करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ पैसे मिलते हैं और साथ में कुछ खाना मिलता है, और इस तरीके से वो अपना बचपन खो देता है। पहले जब वो कूड़ा बीना करता था तो वो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी, एक उसके चेहरे पर बचपन दिखता था, इवन दो ही वॉज वेरी पुअर। लेकिन आज जब एक दुकान पर काम करने लगा तो उस दुकान पर काम करने के बाद उसके चेहरे पर एक बर्डन, एक तरह की प्रॉब्लम, एक डिफिकल्टी और एक तरह का टॉर्चर महसूस होता है अनीस जंग को, और अब वो बिल्कुल खुश नहीं है। नाउ ही इज ओवरलोडेड, वो पूरी तरीके से लदा हुआ है, लैडन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टी ओनर। तो टी ओनर की तरह एक तरह के इंस्ट्रक्शंस जो उसे मिलते थे, समय पर आना, समय पर जाना और दिन भर काम करना, तो ऐसा लग रहा है कि उसके बोरे से कहीं ज्यादा जो है उसका कैनिस्टर भारी है, जो हाथ में कैनिस्टर लिए हुए है। इसी बात को आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और ये आपके डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है। डीप वाटर जो कि विलियम ओ डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, जहां पर उन्होंने अपने पानी के डर को बयान किया है कि हाउ ही फियर्ड ऑफ वाटर एंड हाउ ही केम ओवर द फियर, और इस डर के ऊपर कैसे उन्होंने ओवरकम किया। इसी बात की चर्चा पूरे चैप्टर में। तो एक जगह पूरे चैप्टर में हमने आपको ये बताया कि इस पूरे, हमेशा याद रखिए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर आपको उसके करेक्टर्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, और बहुत जगह क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं क्या नाम, उसके स्टोरी की थीम के ऊपर। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करें उसमें कैरेक्टर और उसकी स्टोरी की थीम जरूर शामिल हो, या फिर किसी एक लाइन एग्जाम से आपकी टेक्स्ट बुक को उठा करके एक लाइन पूछ ली जाएगी और उस लाइन को एक्सप्लेन करने को आपसे कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यही आपको करना है पूरे चैप्टर में। तो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द curtain of life fell. What was the incident which nearly killed Douglas and developed in him a strong aversion to water? किस तरीके से उनके माइंड में जो है एक aversion का मतलब
नफरत होती, किस तरीके से उनके माइंड में एक नफरत की भावना आ जाती है पानी के प्रति। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मेरे जीवन का जो पर्दा था वो ढक गया, या मेरा जीवन एकदम बंद गया, अंधकार में चला गया। व्हाट वाज द इंसिडेंट, वो कौन सा इंसिडेंट था जब ऐसा उनको महसूस हुआ। विच नियरली किल्ड डगलस एंड डेवलप्ड इन हिम अ स्ट्रॉन्ग किल्ड डगलस एंड डेवलप इन हिम स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आएगा बेटा, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, What happened at the YMCA swimming pool which instilled fear of water in Douglas mind? ध्यान रहे, दो घटनाएं घटी थी डगलस के ऊपर या डगलस के साथ, और दोनों घटनाओं में से किसी एक घटना पर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, तो दोनों घटनाओं को अच्छी तरीके से पढ़ें। एक बार तो बचपन में जब वो कैलिफोर्निया पूल के पास गया था, और दूसरी बार जब वो एक पूल पर इंतजार कर रहा था, बिकॉज ही हैड ग्रेट फीलिंग टू स्विम करने की, उसके अंदर एक फीलिंग थी। विलियम डगलस जब बच्चे से थे तो उस समय उनके साथ एक घटना घटी जब एक बड़े से लंबे से आदमी ने आकर के उनको गोदी में उठाया और उसे पानी में डाल दिया। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और तीनों चैप्टर से हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द 5th चैप्टर इंडिगो। ये 5वें चैप्टर जो कि इंडिगो है उसमें से लिया गया है। सो हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी? व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू अकंपनी हिम टू पटना? राजकुमार शुक्ला कौन था? दिस इज अबाउट राजकुमार शुक्ला, द लीड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का लीड कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर गांधी जी होंगे, हालांकि ये चैप्टर गांधी जी के ऊपर है, लेकिन मेन जो रोल प्ले किया है वो राजकुमार शुक्ला ने। तो राजकुमार शुक्ला के बारे में 2 से 3 लाइन बता दीजिए कि एक वो पीजेंट था, एक बहुत गरीब किसान था जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का था, जो बिहार में उस समय हुआ करता था, इस समय भी बिहार में ही है, लेकिन उस समय एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चंपारण, वहां के एक किसान परिवार का बेटा या किसान था वो गरीब, और उसने सिर्फ गांधी के बारे में सुना तो गांधी से हेल्प मांगने के लिए कि वहां पर अंग्रेजी शासन जो है बहुत ही बुरा कर रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वहां के लोगों को। तो राजकुमार शुक्ला कौन था इसके बारे में बताइए। एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी, गांधी से वो क्यों मिले? व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू अकंपनी हिम टू पटना, और आखिर गांधी जो कि गुजरात के थे वो पटना जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? What forced गांधी टू गो विद राजकुमार शुक्ला टू पटना, पटना जाने पे वो क्यों तैयार हो गए? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये बनता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्लैमिंगो बुक से, क्योंकि इसमें आपके 8 चैप्टर हैं, तो हमने 8 क्वेश्चन लिए, लेकिन चैप्टर हमने सिलेक्ट किए 1st, 2nd, 3rd और 5th चैप्टर। 4th चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है, उसको आप बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है और आपका 2nd चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, तो उससे तो पॉसिबिलिटी 99.9% बनेगी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आए, और चौथे चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन एक आध सेट में पूछ ले जाता है, तो उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। आपका 8वां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी आपका उसी चैप्टर से है। किससे? द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये पिछले कई एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई में आ चुके हैं ये क्वेश्चन बार बार, कि चंपारण एपिसोड एक टर्निंग लाइफ महात्मा गांधी के जीवन पर जो है आधारित था, कि उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। और क्यों? क्योंकि चंपारण एपिसोड की वजह से महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ का पूरा 1 साल, लगभग 1 साल वहां गुजार दिया। सो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड इट लेड गांधी टू लीड इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन ऑल मूवमेंट्स, जितने भी भारत में मूवमेंट्स हुए चंपारण एपिसोड ही उससे इंस्पायर होकर गांधी जी ने आगे बहुत से मूवमेंट्स चलाए भारत के अंतर्गत, और फिर भारत को 1947 में बहुत हद तक उन मूवमेंट्स की वजह से भी आज़ादी मिली। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ टर्निंग पॉइंट। गांधी जब चंपारण में थे तो वहाँ पर जो सहयोग आंदोलन और सत्याग्रह उन्होंने चलाया, दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन बाय गांधी। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी के द्वारा, जो 1916-1917 के आसपास हुआ, और यहीं से भारत में कई मूवमेंट बाद में होने लगे, और इसी वजह से महात्मा गांधी के जीवन में ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब मूव ऑन करते हैं बेटा आपके विस्टर्स बुक के ऊपर। सो विस्टर्स बुक में पहला क्वेश्चन या आपका ओवरऑल यहाँ पर नवा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? हमने आपके पहले दूसरे चैप्टर को स्किप कर दिया, इस बार आपका 3rd क्वेश्चन, आपका अगर विस्टस से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आपकी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से बनेगा। पहले और दूसरे चैप्टर को बहुत लाइट पढ़िए, बहुत हल्के से पढ़िए, वो हम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट रेसेस द इशू ऑफ अवर प्रेजेंट टाइम। ये हमारी प्रेजेंट टाइम के इशू को रेज करता है, हमारे प्रेजेंट टाइम के इशू को बताता है, जिस वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the significance of the title Journey to the End of the Earth? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, इस टाइटल का क्या मतलब निकलता है? ठीक है, नेक्स्ट है विस्टर्स बुक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइकोप्लैंक्टन, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट टू द आवर इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन ये
प्रभावित करते हैं। फाइकोप्लैंक्टन एक वर्ड आया हुआ है जो कि समुद्री जीव जंतु हैं उनके बारे में बताया गया है, फाइकोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये क्या है, व्हाट आर फाइकोप्लैंक्टन, एक दो लाइन में लिखिए, और किस तरीके से हमारे पूरे पर्यावरणीय जो प्रणाली है, पर्यावरण की प्रणाली या इकोसिस्टम है, इसको प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को अच्छे तरीके से लिख कर हमारा हर वो कमजोर बच्चा जो कि लिटरेचर को आप पूरे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ सकता, उसी के लिए ये खास वीडियो है। और अगर आप अच्छा जो कि आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 4 चांद लगाएगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन कि आपको कौन से क्वेश्चंस को याद करना है। इफ यू बिलीव मी देन यू विल गेट सक्सेस, ऑफ कोर्स यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन लिटरेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विस्टर्स बुक से ही आएगा बेटा, और वो है हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर। हमने ज्यादातर वो क्वेश्चन उठाए हैं जो कि चैप्टर की थीम पर या चैप्टर के किसी एक लाइन पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका द एनिमी, चैप्टर नंबर 4, आपकी पीएस पर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंदी जैसे कि द रेड ट्रैप है, उसी तरीके से ये चैप्टर भी बहुत लंबा, लेकिन इसकी थीम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी और एक नेशनलिस्ट के रूप में अपना पैट्रियोटिज्म शो जब करना होता है डॉक्टर सदाव को, तो उसमें वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब ही इज स्ट्रक, वो फंस जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते, बट अल्टीमेटली ही चोज ह्यूमैनिटी। आखिरकार उन्हें मजबूरन ह्यूमैनिटी को चूज करना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वाज अ डॉक्टर, और डॉक्टर होने के नाते उस अमेरिकन प्रिजनर जो उनके घर आ गया था उसको जो है वो सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? क्योंकि ह्यूमैनिटी हर इंसानी गुण से ऊपर है। इंसानी गुणों में सबसे उच्च पद पर या सबसे ऊंचाई पर हमारी इंसानियत ही आती है, उसके बाद हमारे अंदर कोई दूसरा लव अफेक्शन या कोई दया भाव आ सकता है, पहले इंसानियत आएगी। तो इंसानियत के तहत उन्होंने उस अमेरिकन आदमी की मदद करी और आखिरकार वो बच जाता है। और फिर वो जनरल को इन्फॉर्म करते हैं कि वो आदमी भाग गया या किसी तरह बच के निकल पाया, और उसके बाद पूरा 14-15 दिन उन्होंने उसका इलाज भी किया था। ये बात भी ध्यान रहे, स्टोरी में जो भी चीज़ें स्टोरी में है आप उसे समरी वे में पढ़िए और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करिए। केवल इसी बात का लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर मारिए, आपके एग्जाम में 100% आपको लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाले हैं लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, वो है विस्टस से, और ये है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स इन डॉक्टर सदाउस हाउस व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी इन द हाउस। चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए एक क्वेश्चन हमने और यहां से लिया है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स। जब डॉक्टर सदाव के सर्वेंट्स को ये पता चलता है कि एन अमेरिकन वॉज अंडर द शेल्टर अंडर द शेड ऑफ डॉक्टर सदाव एंड हाना जो कि वाइफ है उनकी, तो सारे सर्वेंट्स एज बीइंग नेशनलिस्ट एक राष्ट्रवादी होने की वजह से जो है वो अपोज करते हैं अपने मालिक और अपने मलकिन का। यहां पर वो देखने वाली बात यह है कि एक नौकर भी अपोज कर सकता है, क्योंकि नेशनलिज्म शो करना किसी बड़े आदमी का ये अधिकार नहीं है, ये इट इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन सिटीजन इन द कंट्री। कंट्री में कोई भी एक आम इंसान भी है तो उसको भी उतना ही अधिकार है जितना बड़े आदमी को। तो उन्होंने इस बात को अपोज किया कि मालिक आप ये गलत कर रहे हैं। एक अमेरिकन जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अमेरिका जापान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो चुके थे, आज आप उस अमेरिकन को अपने अंडर अपने घर में रखे हुए हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। बट वो सर्वेंट्स ये नहीं जानते थे कि हमारे नेशनलिस्ट होने के पीछे या हमारे नेशनल प्रेजुडाइसेस से ऊपर भी कुछ और होता है, एंड दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज दैट वी आर बीइंग ह्यूमन, एज बीइंग ह्यूमन वी शुड ट्रीट एवरीबडी एज अ ह्यूमन। हमें एक इंसान होने के नाते हर एक दूसरे व्यक्ति को इंसानियत के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, ना कि नेशनलिस्ट के तौर पर, ना कि पक्षपात के आधार पर। तो ये सर्वेंट्स के बारे में कि एक्सप्लेन द रिएक्शन, क्या रिएक्शन था सर्वेंट्स का जब उनको पता चला सदाउस हाउस व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी इन द हाउस। क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर एनी मोर, वी विल मूव अवे, हम यहां से चले जाएंगे। बट ऑन दिस हाना एंड सदाव वर फोर्स एंड दे डिड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, एक तरफ ड्यूटी तो दूसरी तरफ नेशनलिज्म, दूसरी तरफ पैट्रियटिज्म। तो अपनी ड्यूटी और पैट्रियटिज्म में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए, तो वो नौकर थे इसलिए उनको जाने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी जरूर अपनाई, उसको पूरा किया और उस इंसान को बचाया। और वो नौकर चले भी जाते हैं बट अल्टीमेटली दे केम बैक, वो वापस आ जाते हैं, लास्ट में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से आपका, व्हाट इज द मोरल इशू दैट स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एकमात्र क्वेश्चन है कि इसका मोरल इशू क्या है या मोरल क्या है, मोरल लेसन क्या है इस चैप्टर में। कौन सा 5वें नंबर पे चैप्टर है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये क्या
मोरल चैप्टर या मोरल लेसन देता है हमको, मतलब क्या नैतिक ज्ञान देता है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो हमें एक मोरल लेसन मिलेगा। मोरल लेसन क्या है कि हमें किसी भी बच्चे की क्वेश्चंस के ऊपर गुस्साना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं और वही क्यूरियोसिटी उनको जीवन में आगे ले जाती है। अगर हम हर बच्चे के सवाल पर उनको डांट करके बैठाल देंगे या डांट कर मार करके उनको चुप करा देंगे तो फिर वो कैसे अपने माइंड का इस्तेमाल और आगे कर पाएंगे। तो बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे जो भी पूछ रहे हैं उस बात को टैकल करना हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी, हर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। इस स्टोरी में ये मेंशन किया गया है। लास्ट में इनके पिता, जो बच्ची के पिता हैं, वो ये चुप करा देते हैं कि मम्मी पापा तुमसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस ज्यादा माँ बाप को होता है, लेकिन एक बच्चा उसके अंदर जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करे हर पेरेंट्स, तभी वो बच्चा क्यूरियस बनेगा और तभी वो बच्चा आगे कुछ नया काम करेगा, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे। तो बच्चों के अंदर ये भावना बिल्कुल भी ना आए कि हमारे माता पिता हमें सुनते नहीं है, तो फिर वो डल हो जाएंगे और फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। यही मोरल स्टोरी लास्ट में मोरल लेसन देता है ये स्टोरी। और लास्ट में मम्मी ने उसको जादूगर को मारा था, तो जो मेन कैरेक्टर है बच्ची है, जो वो कहती है कि मम्मी ने क्यों उस जादूगर को मारा जिसने तो अपनी उस रोजर स्कंक की बदबू को खुशबू में बदल दिया, आखिर क्यों। तो वो चाहती है कि जो मैजिशियन है वो भी मम्मी को मारे। यहाँ पर लिखा है शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो वो जो विजार्ड है वो मम्मी को वापस मारे, वो ये चाहती है बच्ची, जिसका नाम जो है। पूरी स्टोरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो थ्रू द समरी ओनली ऑफ दिस चैप्टर। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट्स डिड डैडी रीप फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। ये ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इस चैप्टर से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट बेनिफिट्स डिड डैरी रीप फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम। मिस्टर लैम और डैरी की ये स्टोरी है, दो लीड कैरेक्टर है इसमें। तो डैरी और मिस्टर लैम की स्टोरी के बीच में यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे डैरी उनके एसोसिएशन में आया, उसके साथ में आया, मतलब उसकी संगति में आया। एसोसिएशन का मतलब हो गया संगति, कैसे मिस्टर लैम के साथ हुई, क्योंकि मिस्टर लैम और डैरी दोनों ही डिसेबल्ड हैं, थोड़े से डिसफिगर्ड हैं और इम्पेयर्ड हैं, थोड़े से उनका चेहरा किसी का खराब है तो किसी की टांग नहीं है। तो मिस्टर लैम की टांग नहीं है तो डैरी का चेहरा खराब है। इस बारे में आप चैप्टर को समरी में पढ़िए एंड फाइंड द एसोसिएशंस इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द फ्रेंडशिप। यहाँ एसोसिएशन का मतलब फ्रेंडशिप से है, मतलब संगति से है। तो जब मिस्टर लैम की संगति में डैरी आता है तो वो क्या बेनिफिट पाता है, क्या एडवांटेज होता है उसको जब वो मिस्टर लैम से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत फायदा होता है। he becomes motivated and he now wants to live his life freely। अब वो अपनी लाइफ को जीना चाहता है। अभी तक तो जिसने भी उससे मिला वो उसको मिसट्रीट या इल ट्रीट करते थे, लेकिन मिस्टर लैम ने उसे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए। यही सारे फायदे मिस्टर लैम ने डैरी को बताए एंड डैरी गेट्स मोटिवेटेड। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का कैरेक्टर कई बार पूछा गया, तो मिस्टर लैम के कैरेक्टर को तैयार करके जाइए। मिस्टर लैम इज द लीड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो मिस्टर लैम ने किस तरीके से उस बच्चे को मोटिवेट किया, जब आप मिस्टर लैम के बारे में पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन का जवाब भी आप दे पाएंगे कि कैसे मिस्टर लैम ने डैरी को मोटिवेट किया और कैसे उनकी ये फ्रेंडशिप एक दूसरे के लिए फायदेमंद हुई। जहां मिस्टर लैम को एक तरफ अपने लोनलीनेस पे फायदा हुआ, उनका अकेलापन दूर हुआ, वहीं डैरी को एक ऐसा फ्रेंड्स मिल गया जो मोटिवेट करता है उनको आगे बढ़ने के लिए। सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं आज के थोड़े से बताने के बाद, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद बिल्कुल आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, विजय 2024 जो चल रहा है उसी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यू मस्ट कॉल एट 9818434684। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।